तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय शॉर्ट रिवीजन सीरीज फॉर सी इंटर जीएसटी। ये रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले के पार्ट और प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में लिंक करके मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट कर सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी कि आप लेवी कैसे करते हो, गुड्स और सर्विस क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन की डिस्कशन हुआ था फर्स्ट पार्ट में। अब अपन सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं कि सप्लाई किसको बोला जाएगा, गुड्स और सर्विस क्या होता है, एक्सेट्रा। सबसे पहले हर पिछले जो टॉपिक जैसे ही यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि चार्ट दिया हुआ है कि पिछले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया और उसका ग्राफ भी दिया हुआ है। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में मेनली जो आएंगे वो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, ठीक है। दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, पहला होता है थ्योरी और दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि प्रैक्टिकल आपको एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। उस पर आपको सप्लाई लगाना है कि नहीं लगाना, क्या वेदर टैक्सेबल होगा, गुड्स है सर्विस है कि सप्लाई है कि नहीं है एज पर जीएसटी एक्ट, वो पूछ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट होता है मिक्स सप्लाई। पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो जनरली पूछता है, सेमी थ्योरेटिकल सॉल्व करने लायक कुछ नहीं आता इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा था बट हर ऑल्टरनेटिव पूछा, जैसे शुरू में 5 मार्क्स का, फिर जुलाई 21 में 4 मार्क्स का, फिर एक अटेम्प्ट में गैप हो गया, फिर ऐसा ऑल्टरनेटिव करके पूछता है। बट यस पूछेगा, इसका एवरेज में 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट जब भी आया था उस समय 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सिमिलरली वही चीज़ें आपको ग्राफ में दी हुई है, ये आपको होप्सो काम आएगी कैटेगरी डिसाइड करने में कि इस टॉपिक के ऊपर कितना टाइम देना रहेगा, ठीक है। तो वापस एक रिकॉल करते हैं कि जीएसटी की चक्री हमने बात की थी। फॉर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको अगर जीएसटी लॉ में कवर करवाना रहेगा तो पहले आपको ये लिंकेज फॉलो करना पड़ेगा। लिंकेज पहले डिसाइड करिए कि ट्रांजैक्शन वाइज एनालाइज करेंगे आप। ट्रांजैक्शन में प्राइमरीली सप्लाई, और सप्लाई के कॉमन लैंग्वेज मतलब होता है सेल। तो कोई भी सेल का ट्रांजैक्शन रहेगा पहले उसमें चेक करिए कि वो जो आइटम आपने दी है किसी को, क्या वो जीएसटी लॉ के हिसाब से गुड्स और सर्विस है। तो इस चैप्टर पर बात करेंगे गुड्स और सर्विस क्या होता है, ठीक। फिर आप देखोगे कि सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है क्या, जो सेक्शन 7 में दिया हुआ है, तो सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन से लेना देना होता है, उसकी बात इस टॉपिक पे नहीं होगी। तो प्रीडोमिनेंटली ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है ना, उसकी बात कर रहे होंगे। चलिए ठीक, सबसे पहले गुड्स और सर्विस क्या होता है। फर्स्ट इज गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 252 में दी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर कर दी गई है सर। ऑल्सो जबरदस्ती कुछ चीज़ों को और इंक्लूड कराया गया है जिसमें एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम एक वर्चुअल चीज़ होती है जिसमें आप किसी चीज़ पे आप क्लेम मार सको। जैसे क्लेम आपका किस पे होता है, सपोज आपने अगर एक लॉटरी की टिकट ली होगी और वो लॉटरी आपकी टिकट के नाम पे निकल गई, तो इसको आप एक्शनेबल क्लेम बोलते हो। तो एक्शनेबल क्लेम उसके अंदर भी लॉटरी, बैटिंग, ठीक है, सट्टा और गैम्बलिंग, ये तीन चीजों को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कराया जा रहा है, दो इट इज नॉट गुड्स, ठीक है। अगर गुड्स होता तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता, गुड्स नहीं है इसलिए इसको जबरदस्ती इंक्लूड शब्द में डाला गया है। तो इसमें पहला एक्शनेबल क्लेम हो गया। फिर दूसरा ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग अटैच टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन में कुछ भी चीज अगर उग रही होगी तो उसको गुड्स बोला जा रहा है, गुड्स, ठीक। और इसके अलावा सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2102 में दी हुई है। इसमें एनीथिंग अदर देन गुड्स, ऐसी कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है बट उसको सर्विस बोला जाएगा। बट प्राइमरी कंडीशन क्या रहेगी कि वहां पे आप कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हो किसी भी चीज का जिसके ऊपर गुड्स नहीं है, बट किसी भी एक्टिविटी में आप कंसीडरेशन चार्ज कर रहे होगे तो वो जीएसटी के हिसाब से सर्विस माना जाएगा, ठीक। सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज, इंक्लूड के अंदर क्या लिया गया है सर्विस के अंदर, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी के लिए क्या कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है सर, सर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट बाद में आपको दिखेगा कि एग्जेम्प्ट है, बट ये इंटरेस्ट क्या सर्विस का पोर्शन है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन यूज ऑफ मनी मतलब आपने किसी को लोन दिया और लोन पे आप ब्याज ले रहे हो, तो ब्याज के ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा ना, दो वो सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है बट वो एग्जेम्प्ट करार कर दिया गया है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। बट इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट रहा, डिलेड, ठीक है, आपका माल की डिलीवरी का डेट फिक्स था और आप लेट से पेमेंट कर रहे होगे, उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो जीएसटी के अंदर, वो सर्विस है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ मनी। कन्वर्शन ऑफ मनी, जैसे मान लो आपके पास रुपीस है और आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या किसी और पर्पस के लिए आपको डॉलर खरीदना है या कोई और करेंसी खरीदनी है, तो ये जो कन्वर्शन है ना, कन्वर्शन की अगर कोई फीस लग रही है या कोई चार्जेस लग रहे हैं तो उस केस में उस फीस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उसमें कन्वर्शन ऑफ मनी में आप कंसीडरेशन ले रहे हो और किसी भी चीज़ में अगर आप कंसीडरेशन ले लेते हो तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से सर्विस हो जाएगी,
तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है, इजी है याद रखना। और जबरदस्ती गुड्स के अंदर इंक्लूड कराया गया है, 2 पॉइंट है उसके अंदर। पहला एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है दावा, किसी चीज के ऊपर आप दावा लगाते हो, ठीक है, दावा मतलब आपका हक है मांगने का, तो वो एक्शनेबल क्लेम जिसके अंदर लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को टैक्सेबल कराया गया है, ठीक है। अब इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड कराया गया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड केटरिंग एंड रेस्टोरेंट, ठीक। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को अपन इसी लेक्चर में लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और ये पूरे से गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में पूरे से एक्सक्लूड किया जाता है मनी एंड सिक्योरिटीज, पैसा। पैसे को इन लोग गुड्स नहीं बोल रहे थे, तो अगर पैसे को गुड्स बोलोगे तो पैसा देना भी जीएसटी का ट्रांजैक्शन हो जाता, जीएसटी लग सकता था, इसलिए मनी को भी हटाया गया। प्लस सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको गुड्स एज पर जीएसटी एक्ट या सर्विस एज पर जीएसटी एक्ट से बाहर किया गया है। मतलब जीएसटी इस पे लग सकता है क्या? नो सर, जब वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा है तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगेगा। सर इसका क्या कारण है कि इन लोग जीएसटी नहीं ले रहे इसके ऊपर? वैसे तो कुछ छोड़ते नहीं है बेटा, सिक्योरिटीज के ऊपर ना, जब आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो वहीं पे ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं ले रहे हैं, डबल टैक्सेशन हो जाता। तो जीएसटी के स्कोप में मनी और सिक्योरिटी नहीं आता, सिक्योरिटी के अंदर शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा चीज़ें आती है। और एक्शनेबल क्लेम का मतलब है लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर वो गुड्स बोल रहा है तो जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी आ जाता है, देयरफॉर जीएसटी लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मनी के बारे में जो अभी अपन डिस्कस किया वही आपके नोट्स में डाल दिया गया है। लोन ऑन इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो वो सर्विस है लेकिन एग्जेम्प्ट है, इसलिए जीएसटी नहीं लग रहा है। और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, किसी पार्टी को आप अगर डिले पेमेंट कर रहे हो, पार्टी, ठीक है, जिससे आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे उसको सर्विस माना जाएगा और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन होने के बाद अपन बात करेंगे सप्लाई के बारे में कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई की डेफिनेशन में सबसे पहला है 7(1) सेक्शन 7(1), जिसमें सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद कंसिडरेशन। आप किसी भी गुड्स और सर्विस का सप्लाई करते हो विद कंसिडरेशन। अब ये सप्लाई कैसे करते हैं? आप सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, ट्रांसफर करते हो, आप बार्टर बोल लो या आप डिस्पोजल बोल लो, कुछ भी तरीके से चीज को अपने से अलग कर रहे होगे या किसी को कुछ दे रहे होगे या किसी का कुछ नहीं कर रहे होगे, तो वो सब चीजें आपकी सप्लाई हो जाएंगी अगर आपने कंसीडरेशन ले लिया। कीवर्ड यहाँ पे क्या है, देखिए कंसीडरेशन है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विथ W/ का मतलब होता है विथ कंसीडरेशन हो गया, ठीक है। जहां पे भी आपने कंसीडरेशन ले लिया तो सप्लाई में काउंट हो जाएगा, ठीक। दूसरा है शेड्यूल 1 दिया हुआ है, ऐसे सप्लाई जिसमें आप कंसीडरेशन नहीं ले रहे हो बट फिर भी उसको डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं। अगर आप कुछ प्लानिंग करके बैठे हो या ऐसा गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हो कि ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो बट वहां पे ऐसा दिखा रहे हो कि कंसीडरेशन नहीं ले रहे हो, तो उस लिस्ट के अंदर जो भी आइटम दी जाएगी ना उसको विदाउट कंसीडरेशन भी आपका सप्लाई माना जाएगा। और तीसरा है सप्लाई एक्सक्लूड्स, 7(2) में दिया गया कि सप्लाई कौन चीज सप्लाई नहीं है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो चीज इस लिस्ट में कवर्ड है उसके अंदर सप्लाई नहीं लगेगा। अब इन तीनों के नोट दिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। सबसे पहला अपन पढ़ लेते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद कंसीडरेशन, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल किसी भी तरीके से आप चीज को अपने से अलग करते हो उसको सप्लाई बोला जाएगा। बट शर्त क्या है कि यहाँ पे कंसीडरेशन का एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस 7(1) क्या बोलता है कि ऑल फॉर्म किसी भी तरीके का सप्लाई, किसी भी तरीके का, चाहे आप उसको डायरेक्टली दो, चाहे एक्सचेंज करो, चाहे कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन करो, बार्टर कर लो, डिस्पोज कर दो, लाइसेंस को भी सप्लाई बोला जा रहा है, रेंटल सर्विस को भी सप्लाई बोला जा रहा है। लीज और रेंटल दोनों सेम रहता है, रेंटल शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और जो लीज रहती है वो जनरली 99 ईयर्स और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, ठीक। अब इसके अंदर ये सारे पार्ट्स कंप्लाई होने चाहिए। पहला ही इस टाइप का सप्लाई हो जाए, प्लस आपका दूसरा पार्ट रहेगा कि मेड और एग्री टू बी मेड। मेड मतलब आपने वो ट्रांजैक्शन कर दिया, ट्रांजैक्शन हैपेंड, ठीक है, ये आपका हो चुका है ट्रांजैक्शन, उसकी बात हो रही है। और एग्री टू बी मेड का मतलब होता है आपने एडवांस वगैरह ले लिया है और आपने एग्रीमेंट किया कि आप फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो फ्यूचर डेट का भी इसके अंदर सप्लाई के डेफिनेशन में काउंट हो जाएगा। फॉर कंसीडरेशन, यहाँ पे पैसा अगर आप ले रहे हो तो इस केस में सप्लाई माना जाएगा। पैसा इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये पैसा या कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन मतलब किसी भी चीज को बेचने का या सर्विस देने के अगेंस्ट में आप सामने कंसीडरेशन ले रहे हो। कंसीडरेशन नीड नॉट बी मनी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसीडरेशन के अंदर मनी भी इंक्लूड है, प्लस मनी के अलावा काइंड भी इंक्लूड है,
प्लस अगर आप कुछ स्पेसिफिक मांगते हो कंडीशन, स्पेसिफिक सर्विस भी अगर आप मांग रहे हो एज अ कंडीशन ऑफ सप्लाई, एज अ कंडीशन ऑफ सप्लाई कि भैया मैं तुमको ये दे रहा हूं लेकिन शर्त ये है, शर्त ये है कि इसके बदले तुमको मुझे वो देना पड़ेगा या मेरे लिए तुमको वो करना पड़ेगा। तो भैया आपने कंसिडरेशन मांगा ना, भले वो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं था, बट आपने क्या बोला कि भाई अगर तुम ये करोगे तो ही मैं तुमको ये दूंगा। तो मतलब आप शर्त लगा रहे हो कि भैया इसके अगेंस्ट में ये, तो इसके अगेंस्ट में ये, तो वही तो कंसिडरेशन होता है भैया। आपको कुछ तो भी मिल रहा है, चाहे तो गुड्स मिल सकता है, चाहे मनी मिले, चाहे कुछ सर्विस आपके लिए कर दे वो, या कुछ चीज ना करे, तो वो भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में दोस्तों याद रखिएगा कि खाली पैसे की बात नहीं होगी, अगर आपको काइंड में कोई एसेट मिलता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, प्लस सामने वाला आपके लिए कुछ सर्विस कर रहा है ऐसा कंडीशन ऑफ ओरिजिनल सेल, तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बदले में आपको मेरे लिए नोट्स टाइप करके देने हैं, तो मेरे लिए तो कंसिडरेशन हुआ ना सर ये, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन में काउंट किया जा रहा है। तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एनी पेमेंट में पैसा मेड और अग्री टू बी मेड वेदर इन मनी, या तो मनी में या तो अदरवाइज में दो चीज आती है, काइंड प्लस स्पेसिफिक सर्विस जो आप मांग रहे हो और सामने वाला कर रहा है आपके लिए, तो वो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। या तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, ठीक है, ये सर्विस की बात कर रहा है, और फॉरबियरेंस आपके लिए या तो कुछ करके दे रहा है या तो वो कुछ सहन कर रहा है, तो ये आपका कंसिडरेशन हुआ। कंसिडरेशन के अंदर मनी, काइंड और स्पेसिफिक सर्विस तीनों चीज आ जाता है। डेफिनेशन वाइज एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ या इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई के लिए ये सब चीजें हो रही है, तो इस केस में उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। बट कंसिडरेशन के अंदर दो चीज नहीं आता, एक जो आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वो आपके कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, और आपने किसी के पास सिर्फ पैसा रखवाया है जिसको आप डिपॉजिट बोलते हो, पैसा सिर्फ रखवाया है और वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा, जस्ट रखा हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का। जैसे आप बिजली विभाग से बिजली लेते हो, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे आप किसी से कोई प्रॉपर्टी रेंट में लेते हो तो शुरू में आपको 2-3 महीने का रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पे जमा करना पड़ता है कि आप कुछ अगर प्रॉपर्टी को डैमेज करो तो वो से डिडक्ट कर पाए एक्स्ट्रा पैसा, कॉशन मनी बोल लो या सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल लो, जो बाद में आपको जब आप जगह खाली करोगे ना तो आपको ये वापस दे देगा। जैसे मान लो अगर आप अपने घर में फाइबर इंटरनेट सर्विस लगाते हैं, फाइबर इंटरनेट सर्विस, तो वो आपको जो मॉडम देते हैं ना, मॉडम, वो आपको मॉडम बेचते नहीं है, वो मॉडम के अगेंस्ट में वो लोग एसडी लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि आप उसको तोड़ फोड़ कर दोगे ना तो वो पैसा वो काट लेगा। बट जब तक वो पैसा ऐसा डिपॉजिट पड़ा हुआ, आपका राइट होता है कि जिस दिन आप सर्विस को क्लोज करेंगे आपको पैसा रिटर्न होगा, रिटर्न, इसको डिपॉजिट बोलते हैं, आपका हक है उसके ऊपर, कहीं एडजस्ट नहीं हुआ। बट अगर डिपॉजिट उन्होंने सेल के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, जैसे आपने अपना राउटर को फोड़ दिया तो उसने एडजस्ट कर लिया पैसा, अब वो आपको वापस नहीं देगा। नाउ दिस मनी जो आपने रिलायंस के साथ या एयरटेल के साथ रखा होगा वो रिटर्नेबल नहीं है, मतलब आपका राइट नहीं है। नाउ दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिपॉजिट, नाउ इट कैन बी चार्ज एज सप्लाई या कंसिडरेशन, ठीक है। और साथ में चौथी कंडीशन, ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होगी, साथ में फोर्थ कंडीशन भी फॉलो की जाएगी। ये चारों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए पहले वाले पार्ट के लिए, जहां पे ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो ये चौथी कंडीशन क्या है सर, कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आ रहा। पर्सनल ट्रांजैक्शन जैसे क्या हुआ, जैसे सपोज आपके पास एक पर्सनल बाइक थी, इसको अगर आपने सेल किया होगा तो ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है सर, तो देयरफॉर इसको जीएसटी के अंदर पहले पार्ट में नहीं लिया जाएगा। या आपके पास पर्सनल एक ज्वेलरी थी, ज्वेलरी, तो उसको आप अगर बेचोगे तो वो आपका बिजनेस नहीं है, वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो गया। लेकिन बिजनेस की कोई एंसिलरी एक्टिविटी आप करो, जैसे आपकी दुकान है और दुकान में सपोज आप खाली गोल्ड की ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने इमिटेशन ज्वेलरी ट्रेडिंग कर दिया तो वो आपका एंसिलरी टू बिजनेस माना जाएगा, इंसिडेंटल टू बिजनेस माना जाएगा, और वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा सर। तो ये चारों कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई होगी तो पहला वाला ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई माना जाएगा, जिसके अंदर पहला ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, प्लस दूसरा मेड और अग्रीड टू बी मेड, तीसरा फॉर कंसिडरेशन हो जाएगा, और चौथा वो बिजनेस वाली कंडीशन। टोटल 4 कंडीशन एक साथ फॉलो होती है। तो रिपीट करिएगा सर, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई जिसके अंदर सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लीज, रेंटल एक्सेट्रा, दूसरा मेड और अग्रीड टू बी मेड, तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, और चौथा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की द की वर्ड देयर, तो कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस पर्पस के लिए होगा, तभी ये ट्रांजेक्शन जीएसटी के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 7(1)(a) के बाद 7(1)(b). अगर आप कहीं बाहर से सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, अगर देखो पहला क्या था, गुड्स और सर्विस का सप्लाई
विथ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, विथ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस। यहां पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कनेक्शन विद बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस वाली कंडीशन को उसने हटा दिया है। मतलब आप अगर कहीं बाहर से सर्विस का इंपोर्ट कराते हैं, प्लस वहां पे अगर आपने पैसे का या डॉलर का पेमेंट कर दिया, कंसीडरेशन है, तो ये चेक नहीं करना है कि क्या वो इनपुट बिजनेस के लिए था या नहीं था। इन एनी केस ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। और टैक्सेबल होने का मतलब है इसके ऊपर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ये आईजीएसटी सीजीएसटी को अपन डिटेल बाद में डिस्कस कर लेंगे सर। चलिए नेक्स्ट, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये वो लिस्ट है जहां पे आपका कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी इसको जबरदस्ती सप्लाई माना जाएगा। जबरदस्ती सप्लाई माना जा रहा है मतलब डीम्ड सप्लाई माना जा रहा है, ठीक। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था आप याद करिएगा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। कीवर्ड क्या है, बिजनेस एसेट का अगर आप परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर देते हो, परमानेंट ट्रांसफर, अगर आपका बिजनेस है उसमें बैलेंस शीट में कोई एसेट है उसको आप किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज कर दे रहे हो, प्लस आपने वहां पे आईटीसी लिया था। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ना कि जो भी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है वो अगर कुछ माल खरीदता है जीएसटी पे करता है तो वो जीएसटी का कूपन मिलता है, उस कूपन को ही आईटीसी बोला जाता है। तो आपके पास अगर कोई बिजनेस एसेट है, प्लस आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्लस आपने उस एसेट के ऊपर आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो उस केस में अगर उस बिजनेस एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को या परमानेंट डिस्पोजल कर दे रहे हो तो उसको सप्लाई माना जा रहा है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अगर आप अपने रिलेटिव से ट्रांजेक्शन करते हो और कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते उसको भी सप्लाई माना जा रहा है। बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखिए जीएसटी एक्ट के अंदर आपको पता होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका अलग अलग चल रहा है साथ में, तो साथ में आपका सेंटर है और प्लस अलग अलग स्टेट्स हैं। और जीएसटी क्या एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। तो सपोज एक ही व्यक्ति है, उसकी दोनों स्टेट में ब्रांचेस है, दो स्टेट में ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है दो स्टेट में, तो इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, ऐसा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक बोलता है। इसकी डीप एनालिसिस अपन बाद में करेंगे, बस आप ये समझ लीजिएगा कि डिस्टिंक्ट मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड मतलब वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही हुई, एक व्यक्ति की अगर दो अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस है तो नेचुरली वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन हुई, बट जीएसटी वाला उसको जबरदस्ती दो अलग अलग व्यक्ति मान रहा है। डीम्ड डिस्टिंक्ट मतलब मान लिया जा रहा है कि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, और अगर दोनों अलग अलग व्यक्ति है और इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि नेचुरली होगा तो इसको क्या माना जा रहा है, इसको सप्लाई माना जा रहा है। सप्लाई सर क्यों मान रहे हो, क्योंकि देखिए कि जब सामान ये वाले ए के पास आया था तो जीएसटी का क्लेम इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहे हो, अब आप ट्रांसफर कर रहे हो बी को जो कि दूसरे स्टेट में है, तो दूसरे स्टेट में इसका जीएसटी का ट्रांसफर होना जरूरी है। देयरफॉर सप्लाई मान के एक्चुअल में जीएसटी का खाली ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ नहीं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप रहा, प्रिंसिपल एजेंट, तो यहाँ पे या तो प्रिंसिपल एजेंट को सामान भेजेगा या एजेंट अपने प्रिंसिपल को सामान भेजेगा। तो वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इशू हिज ओन इनवॉइस, अगर वो खुद का ओन इनवॉइस निकालता है और इनवॉइस पे प्रिंसिपल का नाम नहीं है, नहीं प्रिंसिपल, जैसे सपोज आप, ठीक है, सपोज आप ए हो और दूसरा आपका एजेंट है बी, तो ए ने बी को सामान बेचा, क्यों, क्योंकि बी आगे बेच पाए। तो आगे बेचने के दो केसेस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा कि इनवॉइस में बी का नाम है और केस 2 है कि इनवॉइस में प्रिंसिपल का नाम है जो कि ए है। तो अगर ऐसा हुआ कि बी अपने नाम का इनवॉइस इशू कर रहा है, बी अपने नाम का इनवॉइस इशू कर रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको सप्लाई माना जा रहा है, सप्लाई, ठीक। और लास्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है। पिछले में आपने पढ़ा था 7(1)(b) में कि आप सर्विस का इंपोर्ट करते हो, फॉरेन से इंडिया में सर्विस मंगवा रहे हो, तो और अगर कंसीडरेशन पे करोगे तो उसको सप्लाई माना जा रहा है। यहाँ पे दिया गया विदाउट कंसीडरेशन, अगर आप सिर्फ रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे मेजर कंडीशन क्या है कि रिलेटेड पर्सन से अगर मंगवा रहे हो ना विदाउट कंसीडरेशन तो ही इसके अंदर आएगा। अगर सामने वाला जिससे आप मंगवा रहे हो ही इज नॉट रिलेटेड, अगर वो रिलेटेड नहीं हुआ तो इस केस में आपका सप्लाई नहीं माना जा रहा है, ठीक है।
एंड इम्पोर्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस, वहां पे बिजनेस वाली कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे बिजनेस वाली कंडीशन है। तो अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की आप बात करें, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की आप अगर बात करेंगे, तो इस केस में अगर आपका विदाउट कंसिडरेशन हुआ प्लस रिलेटेड पार्टी से आ रहा है, मतलब आपकी कोई कंपनी है या आपकी कोई ब्रांच है वहां से आ रहा है, प्लस वो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तभी वो इसके अंदर फॉल हो रहा है, अदरवाइज फॉल नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब इसके अंदर सप्लाई एक्सक्लूड्स वाली बात है, मतलब ये ट्रांजैक्शन वो रहने वाला है जो कि जनरली सप्लाई होंगे, बट इसको जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं माना जा रहा है, तो अच्छी बात है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ या इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ पे भी जॉब करता है, दो इट इज अ सर्विस, बट जीएसटी के स्कोप से इसको बाहर रखा गया है, नहीं तो एम्प्लॉयज के ऊपर भी जीएसटी लग जाता। ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल सर, एक तो सैलरी वैलरी आ गया, उसके अलावा कंपनसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन करके एक ट्रांजेक्शन होता है, अगर आप जल्दी छुड़वा रहा है आपका बॉस आपसे तो आपको कंपनसेशन पे करेगा, ये भी एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है, नो जीएसटी। नॉन कम्पीट फीस अगर वो आपको दे रहा है कि भाई तू जा तो रहा है ठीक है, बट बाहर निकल के तू नया बिजनेस मत खोल लेना सिमिलर नेचर का, इसके लिए हम तुमको और पैसा दे रहे हैं भाई, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में नहीं, ये बात की बात हो रही है, ये टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, कैजुअल लेबर, कैजुअल मतलब रैंडमली आप एक दिन के लिए किसी को अपॉइंट कर देते हो कि आपके यहाँ पे आए और डेली बेसिस पे काम करे वेजेस पे, तो ये भी एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, इसके ऊपर नो जीएसटी। इसके अलावा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो एक टाइप के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और वो बॉस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जीएसटी वाले एकदम क्लियर है कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप टीडीएस काट रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, और इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप टीडीएस नहीं काट रहे हो तो वहाँ पे टैक्सेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी टीडीएस कब कटता है? टीडीएस तभी कटेगा जब आप सामने वाले को सैलरी पे कर रहे हो, और सैलरी कब पे करोगे? जब वो आपका एम्प्लॉई होगा तभी आप पे करोगे। प्योर एम्प्लॉय तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा है और टीडीएस नहीं काट रहे हो, मतलब आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, मतलब आपका एम्प्लॉय नहीं है, उस केस में जीएसटी लगना चाहिए। इसको एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो अपनी कोर्ट्स होती है ना, लीगल सिस्टम कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल भी एक टाइप का मिनी कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट। ट्रिब्यूनल इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट, तो इनकी जो सर्विसेज है इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इनको सप्लाई नहीं माना जा रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पीपल, गवर्नमेंट पीपल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये लोग कौन है? गवर्नमेंट पीपल है। ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल बॉडीज, एनी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अपनी पोस्ट होल्ड करता हो, जैसे कि इसके अंदर पीएम हो गया और इनके अंदर प्रेसिडेंट हो गए, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, चेयरपर्सन, मेंबर है, डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अगर ये लोग कोई कंपनी बनाते हैं, इनका कोई डायरेक्टर रहा, चेयरपर्सन रहा, तो ये सारे लोग क्या हो गए? ये गवर्नमेंट के लोग हो गए। गवर्नमेंट के लोग जो सर्विसेज देते हैं नेशन को, तो उसको सप्लाई नहीं माना जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट रहेगा, किसी की अगर डेथ हो जाती है, डेथ के समय आप फ्यूनरल करते हो, ब्यूरियल करते हो, जलाते हो, क्रेमेटोरियम में डालते हो, मॉर्चुरी में डालते हो, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, जो डेड बॉडी होती है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पूरे जो सर्विस है, कोई गुजर गया है, गमी आ गई है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जा रहा है। ठीक। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड के ऊपर अपनी पहले ही बात हो चुकी है। हाई रेवेन्यू आइटम फॉर स्टेट, हाई रेवेन्यू आइटम फॉर स्टेट, इसके ऊपर लगती है स्टाम्प ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी लगती है। देयरफॉर सेल ऑफ लैंड को इससे बाहर रखा गया है एक्सक्लूसिवली, ये सप्लाई नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। बिल्डिंग को भी वैसे सप्लाई नहीं माना जा रहा है, बट कुछ उसके एक्सेप्शन है कि अगर कंप्लीट होने के पहले किसी से आपने कंसिडरेशन ले लिया, ठीक, जनरली सेल ऑफ बिल्डिंग सप्लाई में नहीं आ रहा जनरली, बट अगर ऐसा केस है कि बिल्डिंग कंप्लीट, ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब रेडीमेड बिल्डिंग, ठीक है, रेडीमेड बिल्डिंग, इसके अंदर अगर आपको एनालाइज करना हो तो देखो दो चीज होती है, एक होता है कि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन अगर आप करा लोगे तो ये तो सर्विस के अंदर आ जाएगा क्या सर? यस, सर्विस आएगा, तो जीएसटी लगना चाहिए क्या? यस, जीएसटी लगना चाहिए। बट आपकी बिल्डिंग रेडी है, रेडी टू सेल है, बन चुकी है, इसके बाद आप सेल कर रहे हो रेडीमेड, तो वो फिर सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर किया गया है, सो देयरफॉर जीएसटी उसमें नहीं लगेगा। ठीक। एक्शनेबल क्लेम्स की बात हुई थी, इसमें अगर लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग है तो उसको सप्लाई माना जा रहा है। ठीक।
ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग है वो आपके सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी लगता है, और उसके अलावा कुछ और रहा तो वो सप्लाई नहीं रहेगा और उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो ये वो ट्रांजैक्शन थे जहाँ पे भी आपका लिस्ट दिया हुआ है कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई नहीं है। पहला एम्प्लॉय, दूसरा कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तीसरा गवर्नमेंट पीपल, चौथा ब्यूरियल, और ये सब ब्यूरियल जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज को इंक्लूड करके डेड बॉडी को, और इसके अलावा सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, और एक्शनेबल क्लेम जो अदर एक्शनेबल क्लेम होंगे अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम नहीं है सप्लाई, बट अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर सप्लाई भी लागू होता है और आपका जीएसटी भी लगेगा। अब कुछ नोटिफाइड एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट है, नोटिफाइड एक्टिविटीज़ कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वैसे ही उन्होंने एक लिस्ट निकाली है कि कुछ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एक्सेट्रा अगर फॉलोइंग चीज़ें करती है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोला जाएगा। दूसरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फीस लेती है फॉर एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं माना जा रहा है। लेकिन एल्कोहलिक लिकर के अलावा किसी और चीज़ का लाइसेंस फी लिया जा रहा है या एप्लीकेशन फीस होगा तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस, एसओएस का मतलब होता है सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इस केस में उसको टैक्सेबल करार कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, ये आपका लेटेस्ट एक अमेंडमेंट हुआ है तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इजी है। कोई भी व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, कोई भी व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल जिसमें मेजरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे आप ग्रुप बना दो या आप क्लब बोल लो एक्सेट्रा, अगर क्लब अपने मेंबर को या कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिसिपेंट को अगर कुछ भी सर्विस देता है फॉर कैश, ठीक है, तुरंत पेमेंट पे, डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी पे, या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे, तो उसको सप्लाई माना जा रहा है और वहां पे जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक, इसके बाद शेड्यूल 2 करके एक चीज़ है। शेड्यूल 2 में ये बताया जा रहा है कि कहीं कहीं पे ना कन्फ्यूजन्स है। शेड्यूल 2 में वो चीज़ें कवर की गई है कि कुछ कुछ जगह पे ना कन्फ्यूजन है, क्या इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोले या सप्लाई ऑफ सर्विस बोले। तो इस केस में उन्होंने शेड्यूल 2 में क्लियर किया है कि इस आइटम को आप गुड्स बोलोगे, इस आइटम को सर्विस बोलोगे। तो अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी अराइज हो सकता है कि सर क्या फर्क पड़ता है गुड्स और सर्विस बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो तो जीएसटी तो लगना ही है ना। नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, थोड़ा फर्क रहेगा। थोड़ा जीएसटी की चार्जेबिलिटी के ऊपर फर्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट में फर्क आ जाता है। टैक्स रेट का जो चार्ट है ना, पूरा एक लिस्ट होता है टैक्स रेट का, उसमें फर्क आ जाता है। तो देयरफॉर ये डिफाइन करना जरूरी है कि जिस भी आइटम की बात कर रहे हो क्या वो गुड्स है वर्सेस क्या वो सर्विस है। गुड्स रहेगा तो हो सकता है टैक्स का रेट अलग हो, सर्विस होगा तो हो सकता है टैक्स का रेट अलग हो। तो देयरफॉर क्लैरिफाई करना जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हो, दो वो गुड्स या सर्विस है, बट एग्जैक्टली कौन सा है, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए शेड्यूल 2 लाया गया है। ठीक, इसमें चीज़ें बहुत ईजी है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अगर आप किसी भी चीज़ का टाइटल, टाइटल का मतलब होता है बेटा ओनरशिप, ठीक है, अगर आप किसी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, और इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ऑन फ्यूचर डेट। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप उसको गुड्स पकड़ा रहे हो लेकिन टाइटल लास्ट में कभी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। उसके अंदर हायर परचेस ट्रांजेक्शन आता है। हायर परचेस में क्या होता है कि अभी आप डाउन पेमेंट, जैसे लोन होता है, लोन में डाउन पेमेंट इमीडिएट पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट दे के आप एसेट लेके आते हो तो एसेट आपकी नहीं हो गई, लेकिन उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन होती है कि जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, उस केस में जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट भी सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। ठीक, और सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इस केस में क्या हो रहा है कि आप उसको सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हो। किसी को भी अगर आप गुड्स देते हो बट यूज करने के लिए दे रहे हो तो उस केस में टाइटल मतलब क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ यूज करने के लिए दिया गया और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जा रहा है। गुड्स तो दे रहे हो बट ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जा रहा क्योंकि उसको वापस ले रहे हो। तो घुमा फिरा के क्या है, रेंटल है। रेंटल में क्या होता है, आप किसी को गुड्स देते हो और वो आपको पैसा देता है, बट गुड्स दे रहे हो लेकिन वापस भी ले लोगे। तो गुड्स दे रहे हो तो कंफ्यूजन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वापस ले रहे हो ना, ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो सर। तो क्लैरिफाई ये हुआ कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
लैंड एंड बिल्डिंग की पहले भी बात हो गई है। वो जो ऊपर मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा था ना कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर आप किसी को किराए पे देते हो, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, किसी को आप लाइसेंस वगैरह देते हो ऑक्यूपाई करने के लिए, ये सब चीज़ें सर्विस मानी जाएगी। और एनी लीज लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस या कॉमर्स, कुछ भी कर लो, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जैसे मान लो कि ट्रीटमेंट या प्रोसेस में आपके पास एक गुड्स है, ठीक है, आप इस गुड्स को किसी को देते हो, बट वो किस चीज के लिए दे रहे हो गुड्स को, गुड्स के ऊपर कुछ सर्विस कराना चाहते हो, सर्विस, जैसे कि मान लो उसको रिपेयर करना है, तो ये गुड्स के ऊपर सर्विस हो गई, तो इसको सप्लाई और सर्विस बोला जा रहा है। ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है अगला, उसको रिपेयर करेगा या उसको कुछ और करेगा, ठीक। जैसे मान लो आपने किसी को फर्नीचर भेज दिया पॉलिश कराने के लिए, वो आपको पॉलिश करके वापस कर रहा है, तो दे तो वापस आपको गुड्स रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर सिर्फ कुछ काम किया है, तो काम को मतलब सर्विस बोला जाता है, गुड्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अगर परमानेंट ट्रांसफर करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। टेम्पररी ट्रांसफर का मतलब होता है दोगे फिर वापस ले लोगे, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। एक लिस्ट दी गई है पैरा 5 में, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज है उसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलोगे, बस गुड्स का कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग या बोथ, इसको आप किसी को रेंट पे देते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस है। दूसरा, जो मैं पहले आपको बोल रहा था कंस्ट्रक्शन वाली बात, कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन को सर्विस माना गया है, लेकिन रेडीमेड बनी हुई बिल्डिंग को किसी को आप बेचोगे तो वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, किसी को आप कंस्ट्रक्शन करा के दोगे वो सर्विस हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि नगर निगम वगैरह इशू करते हैं या म्युनिसिपैलिटी इशू करती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और सामने वाला उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, इसके बिफोर अगर यहां पे आपने कंसिडरेशन ले लिया, मतलब बिल्डिंग बनने के पहले ले रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्शन का कंसिडरेशन ले रहे हो, तो यहां पे इसको सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, मतलब बिल्डिंग इज रेडी, रेडीमेड चीजों को बेचोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कॉपीराइट एक्सेट्रा हो जाता है, वो सबका अगर टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो उसके अगर कंसिडरेशन लोगे तो उसको भी आप सर्विस मानोगे, सर्विस, ठीक। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में बेटा कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर आप किसी से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अपनी कंडीशन के हिसाब से बना रहे हो, ठीक है, मतलब वो होली एंड सोली आपके लिए कंपनी बना रही है, टीसीएस ये काम करती है, इन्फोसिस ये काम करती है, तो ये लोग क्या आपके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के देते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो ये सर्विस में काउंट किया जा रहा है, एसओएस मतलब सर्विस। बट मार्केट में एक रेडीमेड डब्बा बिक रहा है सॉफ्टवेयर का, जो आपके हिसाब से नहीं बनाया था, कंपनी ने अपने हिसाब से बनाया और प्रोडक्ट की तरह रेडीमेड बेच रहा है, तो उसको गुड्स बोला जाएगा। बट खाली आप अगर उसका लाइसेंस खरीद रहे हो, लाइसेंस, तो अगेन वो सर्विस बोला जाएगा। तो ऐसा क्लैरिफाई कर रहा है। पॉइंट नंबर इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट, आप किसी चीज को सहन करने के लिए या किसी चीज से वापस हटने के लिए अगर आप एग्री कर जाते हो तो इसको भी सर्विस बोला जाएगा, इसमें गुड्स का कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन। राइट टू यूज द गुड्स अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो, जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी यूज है, कोई गाड़ी पड़ी हुई है आपके पास, किसी को दे रहे हो कि भाई तू यूज कर, उसका पैसा दे देना, तो वो आपका सर्विस हो गया, वो गुड्स नहीं हुआ, वो सर्विस है, ठीक, रेंटल हो गया वो, ठीक। नेक्स्ट, कुछ कंपोजिट सप्लाई, मतलब कुछ उसमें मिक्सिंग वाली चीजें हैं, मतलब वो क्लियर नहीं एग्जैक्टली क्या है। उसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप ठेका बोल सकते हो, ठेका बोलते हैं, जहां पे सामने वाला आपको गुड्स भी दे रहा है, उसके ऊपर सर्विस भी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलो कि भाई बिल्डिंग बना के दे, बिल्डिंग में जो मटेरियल लगेगा ना, मटेरियल भी वो लाएगा, आप मटेरियल नहीं दोगे उसको, मटेरियल वो खुद ला रहा है, प्लस बना के भी वो खुद दे रहा है, तो इसके अंदर मटेरियल भी है प्लस सर्विस भी है, इसी को बोला जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे सामने वाला ही गुड्स लगा रहा है और सर्विस भी सामने वाला रेडीमेड करके दे रहा है आपको, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। और रेस्टोरेंट की सर्विस भी वैसी होती है, जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स, चीज वगैरह बोलोगे तो वो गुड्स हो गए, बट सामने वाला उससे आपको सैंडविच एक्सेट्रा कुछ भी बना के दे रहा है, इसमें भी दोनों का एलिमेंट है, इसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं।
ठीक, इनको दोनों को सर्विस माना जा रहा है, इसको दोनों को गुड्स नहीं मान रहा है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली आप वहां पे ना प्रोडक्ट चीज नहीं खरीदने गए थे, आप बना बनाया गरम गरम सैंडविच खाने गए थे, तो वो सर्विस के अंदर आ गया। सिमिलरली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या होता है, सर्विस का होता है। वो तो सिर्फ आपको माल कहीं से और से ला के दे रहा है, जो कि आपकी जवाबदारी होती थी, बट वो सामने वाला ला के दे रहा है, तो अगेन ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सर्विस के अंदर गिना जा रहा है। ओके सर, नेक्स्ट। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई वाला पार्ट रहेगा। ठीक है सर, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें पहले एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है। अब ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है? ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि एक प्रोडक्ट नहीं, आप एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट बेच देते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट आप अगर बेचोगे तो इसको कंपोजिट या मिक्स सप्लाई बोलेंगे। लेकिन सर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो दो नाम अलग अलग क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन नेचुरल होते हैं कि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। जैसे सपोज समोसे के साथ चटनी, डोसा के साथ चटनी, जैसे मोबाइल के साथ चार्जर, बिना चार्जर के मोबाइल काम करता है क्या? नो सर। तो ये सब नेचुरल कॉम्बिनेशन हो गए। अब सर आर्टिफिशियल या नॉन नेचुरल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? अब जैसे मान लो आपने एक ट्रे सजाया गिफ्ट का, इसमें आप बेल्ट भी दे रहे हो, आप इसमें फोन भी डाल दे रहे हो, आप इसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम वॉलेट भी डाल दे रहे हो, कुछ और भी डाल दे रहे हो किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो क्या फोन बेल्ट के साथ ही काम करेगा? ऐसा नहीं है, फोन बिना बेल्ट के भी काम कर सकता है। तो ये नेचुरल बंडल नहीं हुआ, ठीक है, ये आर्टिफिशियल बंडल हुआ। तो इन दोनों में फर्क करवा है, दोनों का टैक्स रेट अलग अलग चार्ज करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपका नेचुरल बंडल हुआ तो नेचुरल को कंपोजिट बोलेगा, और आर्टिफिशियल मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती करोगे तो मिक्स्ड में ले लेगा। ये टॉपिक का डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सर अगर नेचुरल बंडल लोगे ना तो जीएसटी का रेट वो किसका लगाएगा? जो मेन आइटम, जैसे मान लो फोन और चार्जर बेच रहे हो बट मेन आइटम क्या है? फोन, तो फोन का टैक्स रेट लगाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल बंडल रहेगा ना तो टैक्स रेट कौन सा आइटम का लगाएगा? उसके ऊपर जिसका भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगा। जैसे सपोज फोन आपका अगर 28% टैक्स रेट वाला है, बेल्ट 18% वाला है, तो पूरे पे आपको 28% से टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं सर। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल रहेगा। डेफिनेशन मींस अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, उसका किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन विच आर नेचुरली बंडल्ड, मतलब वो जेन्युइनली कंबाइन किए गए, एंड सप्लाइड इन कंजक्शन मतलब वो हमेशा ही साथ में सप्लाई किए जाते हैं, उसका अलग से कोई पर्पस नहीं। जैसे मान लो आप डोसा खाने जाओगे तो अलग से खाली चटनी नहीं खाओगे, ठीक है, या डोसा आप बिना चटनी के नहीं खाते हो, नेचुरल बंडल है, ठीक। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? पूरे पे जो प्रिंसिपल मतलब मेन, प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है जो मेन आइटम है ना, मेन आइटम की टैक्सेबिलिटी लगाई जाएगी, मेन आइटम की। सिमिलरली मिक्स सप्लाई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है या बंडल है जो कि नेचुरल बंडल नहीं हुआ, जबरदस्ती का बंडल है। जैसे अपने एग्जांपल में बेल्ट, फोन और वॉलेट, ठीक। तो इस केस में टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन मतलब एक साथ दे रहा है विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, एक प्राइस पे आप दे रहे हो। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई नहीं हो रहा है मतलब नेचुरल बंडल नहीं है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? उस आइटम का टैक्स रेट लगाओगे जो अट्रैक्ट करता हाईएस्ट रेट जिसका रहेगा, पूरे पे उतना ही टैक्स रेट लग जाएगा। अब ये छोटा सा थ्योरिटिकल टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं, इसको आपको बस ढंग से 2-3 बार रीड करना है, उसके बाद आपको अलग से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर, थैंक यू। अब लास्ट इस टॉपिक में ये है कि सीबीआईसी जो जीएसटी एक्ट है ना, जीएसटी एक्ट, उसको गवर्न करने के लिए सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये लोग अपॉइंटेड है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने कुछ सर्कुलर्स इशू किए हैं, सर्कुलर्स, कुछ कंफ्यूजन को क्लियर किया है। उसके अंदर 4-5 पॉइंट है लास्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये आज का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि जो आप सामान किसी को भेजते हो, साथ में ट्रक में डाल के भेजते हो, टेम्पो में डाल के भेजते हो, ठीक है, तो क्या वो टेम्पो का भी सप्लाई हो रहा है क्या? तो उन्होंने क्लेरिफाई किया कि नो, वो टेम्पो का सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्पो वापस आ जाएगा,
टेम्पो का सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने पास रख नहीं लेगा। तो वैसे तो खैर कॉमन सेंस वाली बात थी, बट स्टिल इन्होंने उसको क्या बोलते हैं क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया जिस टेम्पो में आप सामान भेज रहे हो, जिस ट्रक में आप सामान भेज रहे हो, उसको यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली जैसे मान लो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो ट्रक या टेम्पो जा रहा है किसी गैराज में, तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, वापस आएगा तो भी सप्लाई नहीं मानोगे। बट जो रिपेयर हो रहा है ना, रिपेयर का जो कंसिडरेशन चार्ज होगा उसको सर्विस माना जाएगा। सिर्फ इतना सर्कुलर था। ठीक। दूसरा, वेदर इन इंटरस्टेट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रिग्स, रिग्स का मतलब होता है वो फैक्ट्री के अंदर के पार्ट्स होते हैं, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स या ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब जो वो अपने ही ब्रांच में अगर कहीं ट्रांसफर कर रहा है तो क्या इसको गुड्स या सर्विस मानना है क्या? तो इन लोग बोल रहे हैं कि मत मानो, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स। वो अपने ब्रांच को वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, क्रेन का कुछ आइटम हो गया, कुछ पार्ट होगा, वो ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा सर्कुलर ये आया कि वेदर जीएसटी इज लेविएबल ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम या प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट। जैसे आप किसी मंदिर में डोनेट करते हो, तो डोनेट करते हो अगर आप किसी मंदिर में, तो मंदिर वाले क्या करते हैं, अच्छाई के लिए आपने अगर डोनेट किया होगा तो आपका नाम वहां लगा देंगे कि हाँ यार इस व्यक्ति ने इस चीज को डोनेट किया था, इसकी स्मृति में हमने ये बनाया। तो इसके अंदर दो केसेस है। अगर आपकी वो कंडीशन रही कि आप डोनेट इसीलिए कर रहे हो कि आपका नाम लग जाए वहां पे, तो इसको सप्लाई माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी रहेगा। बट अगर वो कंडीशन नहीं है आपकी, वो अपनी स्व इच्छा से वो ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा है सो दैट वो दूसरों को भी प्रमोट कर सके कि देखो यार आपका भी नाम लगाया जाएगा, स्व इच्छा से दान पुण्य ये सब की इच्छा से आप अगर वहां पे डालते हो, कंडीशन नहीं है, तो फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। तो नेम प्लेट लगाए अपने आप, आपकी कंडीशन नहीं थी, आपका यह था कि आपको लगाना लगाओ, मत लगाना मत लगाओ, मैं पैसा दे रहा हूँ, दिस इज प्योर डोनेशन। और सप्लाई कब माना जाएगा, जब आप कंसिडरेशन लगा ही रहे हो कि भैया मेरा नाम लगेगा वहां पे चमचमाता हुआ, या ऐसा बोर्ड लगाओ मेरे लिए, तो वो सब क्या हो गया, कंसिडरेशन, आपके लिए वो सर्विस दे रहा है तो वो कंसिडरेशन हो गई। तो उस केस में सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, टेनेंसी प्रीमियम। टेनेंसी प्रीमियम का मतलब होता है जो किराएदारी का हक है। जैसे सपोज कोई किसी के घर में किराएदार की तरह रह रहा, तो उसका अब टेनेंसी राइट हो गया वहां पे रहने का, तो वो राइट चाहे तो वो और किसी को बेच भी सकता है कि भैया सामने वाले को बोल रहा है कि 1 लाख दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे बदले आप रह लेना। तो क्या उसको टैक्सेबल कराना है क्या? तो हाँ, जनरली तो कराना है, लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह के लिए रहेगा ना, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती रेसिडेंशियल पर्पस वाले के लिए। बट अगर कॉमर्शियल के लिए रहा कि भी आपको किसी को गोडाउन चाहिए लेकिन कोई और बैठा हुआ है, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई तू खाली कर, इतना पैसा रख ले, तो ये टैक्सेबल सर्विस हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, कभी भी कभी आप डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन करते हो जहां पे रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तो क्या उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? जैसे हम लैंड में बात कर रहे थे ना कि भैया स्टैम्प ड्यूटी लगती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है, वो जो स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट था वो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के लिए है। लैंड और बिल्डिंग की सेल में वहां पे उसको कंसिडर किया जा रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। अगर कोई अदर एक्टिविटी इसके अलावा, लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी अगर हो गई, वहां पे भले आप स्टैम्प ड्यूटी पे करो, उससे जीएसटी वाले कोई लेना देना नहीं है। वो बोल रहा है फिर भी मैं जीएसटी चार्ज करूंगा इसके ऊपर, बट अगर बात लैंड और बिल्डिंग की होगी तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होना है। ठीक। तो ये चीजें हो गई। ठीक। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट रहेगा जिसमें आप ये मान के चलिएगा, एक और क्लैरिफिकेशन था, आप इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। क्लैरिफिकेशन ये है कि क्या कोई किसी को जब प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है, प्रिंटिंग सर्विस, अब प्रिंटिंग सर्विस दो टाइप की होती है। प्रिंटिंग सर्विस में एक ही होता है कि आप किसी को कंटेंट दो बना के, ठीक है, टाइप करके कंटेंट दे रहे हो और वो उसको आपको प्रिंट करके दे रहा है, प्रिंट, तो इसको आप सर्विस बोलोगे। और जैसे सपोज आप किसी से सिर्फ एनवेलप खरीद रहे हो, भले ही एनवेलप में आपका नाम घुसा हुआ है, आप लेटर पैड्स खरीद रहे हो, आप किसी से कार्ड बनवा रहे हो, तो ये सब गुड्स के अंदर आएगा, क्योंकि कोई मटेरियल वहां पे कंटेंट सामने वाला बना के नहीं दे रहा है। कंटेंट अगर बना के आपने किसी से प्रिंटिंग सर्विस ली है, जैसे सपोज आप किसी को प्रिंटिंग सर्विस दे रहे हो, कंटेंट कस्टमर का रहा, तो उस केस में आपसे प्रिंट करके दे रहे हो, प्रिंट, तो प्रिंट करके दोगे तो उसको सर्विस गिना जाएगा। बट कोई आपसे एनवेलप खरीद रहा है, एनवेलप, भले ही वो अपना लोगो लगवा ले उस पे, एनवेलप पे, लेटर हेड पे या विजिटिंग कार्ड्स पे, तो उसको गुड्स बोला जा रहा है। इतने सर्कुलर्स थे। सो गाइस, दिस वाज द सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स का जितना भी पार्ट था वो कवर हो चुका है। अगले डेफिनेशन में अपन लेवी और वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वो सब कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीएसटी के रिवीजन के लिए। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा।
तो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में।